3 साल पहले विराट सब कुछ मिटा देने की ताकत रखता था। अब जब उसने अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला हासिल कर ली है तो उसे कौन रोक सकता है। चंपा ने विराट को देखा। उसकी आंखें अचानक प्रशंसा से चमक उठीं, जैसे उसने फिर से 3 साल पहले का वो नौजवान देख लिया हो जो इंद्रपुरी काउंटी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली और अजेय योद्धा था। जब विराट कानिष्क परिवार के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचा, वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। सभी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग और मुख्य व सहायक शाखाओं के शिष्य, कानिष्क परिवार के लगभग सारे लोग वहां मौजूद थे। देखो, हमारे महान यंग मास्टर विराट आ गए हैं। इतनी बड़ी कुल प्रतियोगिता के लिए इतनी देर? क्या घमंड है? क्या वो सचमुच खुद को इंद्रपुरी काउंटी का पुराना नंबर एक प्रतिभाशाली समझता है? ये हारा हुआ डर के मारे तो नहीं आना चाहता था। अगर महान बुजुर्ग ने किसी को उससे मनाने न भेजा होता तो शायद वो अभी भी घर में छिपा होता। वो पहले ही हार चुका है, फिर भी कानिष्क परिवार के यंग मास्टर का पद क्यों नहीं छोड़ देता? अगर मैंने किसी को बताया कि एक हारा हुआ हमारे मशहूर कानिष्क परिवार का यंग मास्टर है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। आज के बाद कानिष्क परिवार के यंग मास्टर का पद उसका नहीं रहेगा। आज से हमारे यंग मास्टर गगन होंगे। जैसे ही विराट आया, ग्राउंड में हंगामा मच गया। चारों तरफ शोर और बातें शुरू हो गईं। पिछले 3 सालों में विराट की साधना में कोई बदलाव नहीं आया था। लोग उसकी आलोचना और मजाक उड़ाते थे। सबको लगता था कि कानिष्क परिवार की ये प्रतिभा बस कुछ समय की थी। उसने अपनी जवानी में सारी ताकत खर्च कर दी थी। थोड़े समय तक शानदार रहने के बाद वो अब महानता हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि उस वक्त भले ही विराट की साधना रुकी हुई थी, वो फिर भी एक ताकतवर ऊर्जा क्षेत्र का विशेषज्ञ था। लोग उसका मजाक सिर्फ पीठ पीछे बनाते थे, सामने नहीं। अब विराट का ऊर्जा केंद्र टूट चुका था। उसकी साधना नष्ट हो चुकी थी। जिन लोगों ने पहले उसका सम्मान किया था, वो अब बेझिझक उसका अपमान करने लगे। जो प्रशंसा और सम्मान पहले था, उसकी जगह अब क्रूर ताने और अपमान ने ले ली थी। विराट ने इन ठंडी नजरों और तानों को नजरअंदाज कर दिया। पिछले 3 सालों में वो इनका आदी हो चुका था। अब फर्क सिर्फ इतना था कि ताने अब छिपे हुए नहीं, बल्कि खुले थे। ऐसी बातों पर गुस्सा करना बेकार था। जब तक वो अपनी ताकत दिखाता, ये ताने जल्द ही तारीफों में बदल जाते। विराट ने इंसानी स्वभाव की ठंडक को लंबे समय से महसूस किया था, और तनीषा के विश्वासघात के बाद ये अपमान भरे शब्द उसके लिए कुछ भी नहीं थे। विराट ने कानिष्क परिवार के यंग मास्टर की सीट ली, जिससे दर्शकों में फिर से मजाक का दौर शुरू हो गया। नीली कमीज पहने एक नौजवान ने विराट की सीट की ओर देखा। उसकी आंखें जोश से चमक रही थीं। आज के बाद ये पद मेरा होगा। ये नौजवान कोई और नहीं, बल्कि सबसे बड़े बुजुर्ग का पोता गगन था। सबसे बड़े बुजुर्ग ने बिना भाव के देखा, बीच बचाव की कोई कोशिश नहीं की। तीसरे बुजुर्ग ने सिर्फ भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ किया नहीं। हालांकि बाहर से सब शांत लग रहा था, अंदर ही अंदर हलचल मची थी। दूसरे, 7वें और 10वें बुजुर्ग ने साफ तौर पर सबसे बड़े बुजुर्ग का साथ दिया था, जबकि तीसरे, चौथे, 8वें और 9वें बुजुर्ग अब भी विराट के पक्ष में थे। 5वें और 6ठे बुजुर्ग दुविधा में थे। सब कुछ विराट के आज के प्रदर्शन पर टिका था। सबसे बड़े बुजुर्ग ने बिना ज्यादा बात किए संक्षेप में बोला और कुल प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दिया। प्रतियोगिता में 4 दौर थे। शिष्य जोड़ियों में एक दूसरे से लड़ते थे। हारने वाले बाहर हो जाते और जीतने वाले अगले दौर में जाते। आखिर में शीर्ष 10 का फैसला होता और पुरस्कार दिए जाते। पहले 2 दौर बिना किसी परेशानी के खत्म हुए। विराट और गगन ने अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। दर्शक इस नतीजे से हैरान नहीं थे। हालांकि शुरू में विराट की कमजोरी की अफवाहें थीं, लेकिन उसकी मालती और विक्रांत पर लगातार जीत ने यह साफ कर दिया था कि उसकी साधना पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। लोगों के मुताबिक विराट अब सिर्फ एक ताकतवर 4थे लेवल का शारीरिक शोधन योद्धा था। पिछले 2 दौरों में उसके विरोधी 6ठे लेवल से नीचे थे, तो उसकी जीत कोई आश्चर्य नहीं थी। लेकिन विराट चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो बस 4थे लेवल पर था। वो कब तक इतना ताकतवर रह सकता था? तीसरे दौर तक सब खुशी से मुस्कुरा रहे थे। इस बार
विराट का मुकाबला मंगरू से था, जो शारीरिक शोधन के 8वें लेवल का मार्शल कलाकार था। सिर्फ चौथे लेवल का कचरा, तुम मेरे सामने लड़ने की हिम्मत करते हो? हार मान लो और मंच से उतर जाओ, वरना मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मंगरू ने तिरस्कार से विराट को घूरा। विराट ने एक ही मुक्का मारा और मंगरू खून उगलता हुआ मंच से उड़ गया। दर्शक स्तब्ध रह गए। पूरा सभागार सन्नाटे में डूब गया। जो लोग इस तमाशे का इंतजार कर रहे थे वो हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या देख रहे हैं। ये चौथे लेवल की ताकत नहीं थी। महान बुजुर्ग हैरान होकर तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए। गगन ने उस दिन विराट की ताकत देखी थी जब उसने अपने रक्षकों को उसकी परीक्षा लेने भेजा था। वो विराट की ताकत को वहां मौजूद किसी से बेहतर जानता था। विराट की मौजूदा ताकत से वो 8वें लेवल के मार्शल कलाकार को मुश्किल से हरा सकता था। वो गगन का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने सोचा था कि जीत पक्की है, लेकिन किसे पता था कि विराट इतना छुपा हुआ है। एक ही मुक्के से मंगरू को हराना 6ठे लेवल का शारीरिक शोधन योद्धा ऐसा कैसे कर सकता था? गगन की आंखों में गंभीरता तैर गई। ये विराट उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल था। मंगरू की आंखें अविश्वास से भरी थीं। अपने ही अपमानजनक शब्दों को याद करके उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे भाग गया। वो कुछ समय तक किसी का सामना नहीं कर पाएगा। सबके हैरानी के बीच विराट अपनी सीट पर लौट आया। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। वहां बैठा विराट अब पहले जितना साधारण नहीं लग रहा था। जल्द ही प्रतियोगिता का चौथा दौर शुरू हुआ। इस दौर में शीर्ष 10 का फैसला हुआ। यहां तक पहुंचने वाले कमजोर नहीं थे। सबसे निचला लेवल शारीरिक शोधन का 8वां था। बेशक विराट एक अपवाद था, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ 6ठे लेवल की ताकत दिखाई थी। विराट से लड़ने वालों की अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके तिरस्कार के बावजूद नतीजा मंगरू जैसा ही था। विराट शारीरिक शोधन के 8वें लेवल के योद्धाओं को एक ही वार में हरा सकता था, जबकि 9वें लेवल के योद्धा 10 से ज्यादा वार नहीं झेल पाते थे। हालांकि गगन का प्रदर्शन भी उतना ही शानदार था। उसने विराट जितना ही युद्ध कौशल दिखाया। तब सबको समझ आया कि गगन ने पहले अपनी असली ताकत छुपाई थी। मुख्य मंच पर बैठे 10 बुजुर्गों के चेहरों पर कुछ अजीब भाव थे। नाटक और रोमांचक होता जा रहा था, जिससे इन बुजुर्गों की उत्सुकता बढ़ रही थी। वो मुकाबले के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। इस समय तक सबसे बड़े बुजुर्ग को छोड़कर ज्यादातर ने अपनी सत्ता की लालच छोड़ दी थी। विराट और गगन दोनों कानिष्क परिवार के नौजवान थे। वो जितने ताकतवर होंगे, परिवार का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। चाहे नतीजा कुछ भी हो, वो विराट की रक्षा करेंगे और उसे सत्ता के खेल का शिकार नहीं बनने देंगे। यदि इन बूढ़े लोगों के बीच के संघर्ष में ऐसी प्रतिभा मर गई, तो उन्हें कानिष्क परिवार के पूर्वजों का सामना करने का कोई मुंह नहीं रहेगा। प्रतियोगिता का चौथा दौर खत्म हुआ। मुकाबले में सिर्फ 2 लोग बचे थे, विराट और गगन। दोनों ने पिछले मुकाबलों में जबरदस्त ताकत दिखाई थी। दर्शक उनके मुकाबले के लिए उत्साहित थे। एक रोमांचक लड़ाई होने वाली थी। बुजुर्गों, मैं विराट को यंग मास्टर के पद के लिए चुनौती देता हूं। लड़ाई शुरू होने से पहले गगन खड़ा हुआ, मंच पर बैठे बुजुर्गों को प्रणाम किया और ऐलान किया। गगन के शब्दों ने शिष्यों के दिलों में जोश भर दिया। हालांकि उन्होंने पहले से सुना था कि गगन इस प्रतियोगिता में विराट को यंग मास्टर के पद के लिए चुनौती देगा, फिर भी इस पल ने उन्हें जबरदस्त उत्साह से भर दिया। मंजूर है, महान बुजुर्ग ने धीरे से ये 2 शब्द कहे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची थी। कानिष्क परिवार के मुखिया के लिए सालों से चली आ रही साजिश अब निर्णायक मोड़ पर थी। ये कहना गलत होगा कि वो घबराहट और उत्साह से भरे नहीं थे। सभी बुजुर्गों का धन्यवाद। गगन ने फिर से सिर झुकाया, फिर मंच पर कूदा। उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसका जोश चरम पर था। विराट इस नजारे से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। बिना कुछ बोले वो धीरे से उठा और शांति से मंच की ओर चला। विराट, अगर तुम जल्दी हार मान लो तो अभी भी सम्मान के साथ जा सकते हो, वरना बाद में पछताओगे। कानिष्क परिवार के यंग मास्टर का पद अब तुम्हारी पहुंच से बाहर है। गगन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम बहुत बकवास करते हो।
अगर कानिष्क परिवार के यंग मास्टर का पद चाहिए तो उन बेवकूफों की तरह सिर्फ बातें मत करो, विराट ने शांति से जवाब दिया। वो उन लोगों पर शब्द बर्बाद नहीं करता जो उसकी जान लेना चाहते थे। तुम मौत मांग रहे हो? गगन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में ठंडी खतरनाक मंशा साफ दिख रही थी। वो आगे बढ़ा और विराट पर मुक्का मारा। विराट के पिछले मुकाबलों से गगन को उसका साधना लेवल पता था। विराट 9वें लेवल के योद्धा को हरा सकता था, जबकि उसका अपना लेवल सिर्फ 7वां था। विराट की दिखाई ताकत भले ही जबरदस्त थी, गगन से मुकाबला नहीं कर सकती थी। आते हुए मुक्के को देखकर विराट ने चकमा नहीं दिया। उसने भी जोरदार मुक्का मारा। धम्म! दोनों की मुट्ठियां टकराईं। उनकी ताकत बाहर निकली, जिससे हवा का एक तेज झोंका उठा। विराट और गगन दोनों एक एक कदम पीछे हटे। पहले मुकाबले में दोनों बराबर रहे। दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें लगा था कि विराट चाहे कितना भी ताकतवर हो, गगन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी ताकत बराबर थी। ये सच नहीं हो सकता। क्या विराट वाकई यंग मास्टर गगन से बराबरी पर लड़ सकता है? हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? इसमें हैरानी की क्या बात? अगर वो और यंग मास्टर गगन बराबर भी हों तो क्या खास है? लेकिन वो तो अभी शारीरिक शोधन के 7वें लेवल पर है। अगर वो गगन के लेवल पर होता तो क्या गगन उसका एक भी मुक्का झेल पाता? ये गगन ने विराट पर 2 और मुक्के मारे, लेकिन दोनों नाकाम रहे। गगन का चेहरा बहुत उदास था। हालांकि उसने पिछले मुक्कों में पूरी ताकत नहीं लगाई थी, विराट ने उन्हें आसानी से झेल लिया था। पहले के मुकाबले में उसने विराट की जबरदस्त ताकत महसूस की थी, जो उसकी अपनी ताकत जैसी थी। यह आदमी वाकई बहुत खतरनाक था। अगर विराट शारीरिक शोधन के 9वें लेवल पर होता तो क्या वो उसका एक भी मुक्का झेल पाता? यह आदमी एक बड़ा खतरा था। गगन के मन में हत्या की भावना जागी। वो चमक उठा और फिर से हमला किया, इस बार पूरी ताकत से। धम्म धम्म धम्म! मंच पर दोनों बार बार एक दूसरे से टकराए और अलग हुए। उनकी मुट्ठियां और हथेलियां टकरा रही थीं, जिससे ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। धम्म! गगन ने विराट पर जोर से हमला किया। विराट बच निकला। गगन की लात मंच से टकराई, जिससे उसमें दरारों का जाल बन गया। 1000 पाउंड की लात! दर्शकों में से एक शिष्य जो इस मार्शल आर्ट को जानता था, हैरानी से चिल्लाया। 1000 पाउंड की लात एक ऊंचे दर्जे की येलो रैंक मार्शल आर्ट थी। जब इसमें महारत हासिल हो जाती है तो एक लात में 1000 पाउंड की ताकत होती है, जो पत्थर और स्मारकों को तोड़ सकती है। दोनों कई राउंड तक लड़ते रहे। धम्म! मंच पर दोनों ने एक और जोरदार मुक्का मारा। दोनों 1-1 फुट से ज्यादा पीछे धकेले गए। हर कदम से मंच का नीला पत्थर टूट गया। स्मारक तोड़ने वाला हाथ, पहाड़ तोड़ने वाली मुट्ठी। दर्शकों से और चीखें निकलीं। दोनों ने जो मार्शल आर्ट इस्तेमाल किए वो ऊंचे दर्जे की येलो रैंक मार्शल आर्ट थीं। मार्शल आर्ट का दर्जा जितना ऊंचा होता है, उसकी ताकत उतनी ज्यादा होती है, लेकिन उसे सीखना भी उतना ही मुश्किल होता है। दोनों को लड़ते देखकर साफ था कि उन्होंने इन युद्ध तकनीकों में पूरी महारत हासिल कर ली थी। लगता है उन्होंने पहले की लड़ाइयों में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। अगर वो ऐसे ही लड़ रहे होते तो उनके विरोधी एक भी वार नहीं झेल पाते। कितना खतरनाक! तो ये उनकी असली ताकत है। गगन के मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपकने लगी। उसने दांत पीसते हुए विराट को घूरा। उसने विराट से इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसे हरा नहीं पाएगा, बल्कि हार जाएगा। तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। गगन ने दांत पीसकर विराट को घूरा। उसने अपनी छाती से एक लाल गोली निकाली, उसे मुंह में डाला और निगल लिया। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, गगन का आभा मंडल तेजी से बढ़ गया। अरे नहीं, गगन ये क्या कर रहा है? तीसरे बुजुर्ग ने गोली खाने के बाद गगन के आभा मंडल में बदलाव देखा। उनका चेहरा अचानक बदल गया। उसने एक ऐसी गोली खाई है जो उसकी ताकत को जबरन बढ़ा देती है। ऐसी गोली बहुत खतरनाक होती है, उसे अभी रोको। चौथे बुजुर्ग अचानक खड़े हुए, गगन पर हमला करने को तैयार। एक बार रिंग में आने के बाद ये उनका मामला है। क्या आप नियम तोड़ना चाहते हैं चौथे बुजुर्ग? पहले बुजुर्ग ने ठंडे लहजे में कहा। क्या एक कुर्सी के लिए 2 नौजवानों को बर्बाद करना ठीक है? तीसरे बुजुर्ग ने पहले बुजुर्ग को सख्ती से कहा। अगर गगन ने उस गोली के बाद तुरंत कुछ नहीं किया तो उसके लिए नतीजे भयानक हो सकते थे।
वो जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा उस गोली के बाद गगन हिंसक अवस्था में चला जाएगा। विराट उसके सामने बहुत खतरे में होगा। अगर विराट को लगता है कि वो जीत नहीं सकता तो वो हार मान सकता है। पहले बुजुर्ग ने ठंडे लहजे में कहा। वो सालों से कुलपति के पद के लिए साजिश रच रहा था। वो अपनी सारी मेहनत कैसे बर्बाद कर सकता था। वो गोली जो ताकत को जबरन बढ़ाती थी उसने खुद गगन को दी थी। विराट का व्यवहार हाल ही में बहुत अजीब था। उसकी ताकत को पूरी तरह न समझते हुए उसे हर हाल के लिए कुछ अतिरिक्त योजनाएं बनानी पड़ी थीं। उसने नहीं सोचा था कि ये अतिरिक्त योजना आखिरकार काम आ जाएगी। भले ही इससे गगन को नुकसान हो, लेकिन परिवार के मुखिया के पद के लिए एक नौजवान कुछ भी नहीं था। गगन का आभा मंडल बढ़ता गया और आखिरकार नकली सच्चे क्षेत्र में पहुंच गया। नकली सच्चा क्षेत्र मतलब दवाओं या गुप्त तकनीकों से अस्थायी रूप से सच्चे ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंचना। चूंकि ये असली सच्चा ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसे नकली सच्चा क्षेत्र कहते हैं। गगन से निकलती डरावनी ताकत को देखते ही विराट का चेहरा काला पड़ गया। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। पिछली लड़ाइयों में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। विराट की नजर धुंधली हो गई। गगन जो कई फीट दूर था अचानक उसके सामने आ गया और उस पर मुक्का मार दिया। कितनी तेजी! गगन की साधना में अचानक बढ़ोतरी ने उसकी गति को दोगुना कर दिया था। विराट के पास बचने का वक्त नहीं था। वो बस अपनी मुट्ठी आगे कर सका। धम्म! गगन की आंखें चमक उठीं। वो फिर से विराट के सामने आ गया। धम्म धम्म धम्म! दोनों ने एक के बाद एक कई वार किए। पलक झपकते ही दर्जनों वार हो गए। विराट अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने गगन के वार का पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन गगन उस वक्त बहुत ज्यादा ताकतवर था। विराट ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी वो पूरी तरह हार गया। धम्म! विराट एक और मुक्के से उड़ गया। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से जैसे उखड़ गए। जा नरक में! गगन ने सख्त चेहरा लिए फिर से हमला किया। धिक्कार है! क्या सिर्फ तुम्हें ही लगता है कि तुम अपनी ताकत बढ़ा सकते हो? विराट गुस्से से भड़क उठा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक ताबीज निकाला और उसे अपने शरीर पर मार दिया। ताबीज सुनहरी रोशनी में बदल गया और विराट के शरीर में समा गया। गगन के हमले का सामना करते हुए विराट ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे मुक्का मार दिया। कड़क! एक तेज आवाज हुई। गगन रिंग से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। वो छटपटाया और बेहोश हो गया। क्या? महान बुजुर्ग ये नजारा देखकर अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे पर यकीन न करने वाला भाव था। गुप्त गोली खाने और नकली सच्चे क्षेत्र में जबरन पहुंचने के बावजूद गगन विराट से हार गया। उसने जो ताबीज निकाला था वो क्या था? क्या यह ताकत बढ़ाने वाला ताबीज हो सकता है? इन दिनों अफवाहें थीं कि यह बेवकूफ एक ऐसा ताबीज बना सकता है जो किसी की ताकत दोगुनी कर देता है। क्या यह सच हो सकता है? जब महान बुजुर्ग ने सुना कि विराट ताकत बढ़ाने वाला ताबीज बना सकता है, उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो विराट की पूरी कहानी जानते थे। वो उसे अच्छी तरह समझते थे। वो ताबीज कैसे बना सकता था? उन्हें हैरानी थी कि कौन से बेवकूफ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन अब लगता था कि ये अफवाहें सच थीं। विराट की ताकत सचमुच पल भर में दोगुनी हो गई थी। अरे कमीने, तू इसे छिपाने में बड़ा माहिर है। महान बुजुर्ग के चेहरे पर तंज भरा भाव उभर आया। उन्होंने मान लिया था कि विराट लंबे समय से चुपके ताबीज बनाने की कला सीख रहा था। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया, जिससे आज वो अचानक चौंक गए। एक ठंडी सांस के साथ महान बुजुर्ग ने अपनी आस्तीनें झाड़ी और ट्रेनिंग ग्राउंड से चले गए। उन्होंने बेहोश गगन पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई। विराट ने रिंग के नीचे बेहोश गगन को देखा। उसे गहरा डर महसूस हुआ। अच्छा हुआ कि यह सिर्फ नकली सच्चा क्षेत्र था, असली ऊर्जा क्षेत्र नहीं। अगर यह असली ऊर्जा क्षेत्र होता तो विराट को पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर गया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ ताकत बढ़ाने वाले ताबीज के बावजूद असली ऊर्जा क्षेत्र के योद्धा का मुकाबला करना अभी भी मुश्किल था। विराट ट्रेनिंग ग्राउंड में ज्यादा देर नहीं रुका। वो तुरंत वहां से अपने कमरे में चला गया। गगन को हराने के बाद उसका मिशन पूरा हो गया था। बाकी काम बुजुर्गों को संभालना था। हालांकि गगन हार गया था, जिससे जान का खतरा अभी के लिए टल गया था।
फिर भी विराट ने अपनी साधना में डील नहीं दी। गगन तो बस एक छोटी बाधा था। विराट ने उसे कभी अपना असली दुश्मन नहीं माना। असली ताकतवर दुश्मन तनीषा और अभय ओझा थे। अभय ओझा उसके सिर पर लटकी असली तलवार था, जो किसी भी पल जानलेवा वार कर सकता था। उसके और अभय ओझा के बीच लड़ाई तय थी और वो ज्यादा दूर नहीं थी। अब से 20 दिन बाद तलवार संप्रदाय इंद्रपुरी शहर में अपनी भर्ती प्रतियोगिता आयोजित करेगा। यही उसकी जिंदगी और मौत की लड़ाई का वक्त था। गौरव राजवंश के 9 दक्षिणी प्रांतों में तलवार संप्रदाय सबसे ताकतवर संप्रदाय था। ये हर 10 साल में शिष्यों की भर्ती करता था। अगर कोई ये मौका चूक जाता तो उसे अगले 10 साल इंतजार करना पड़ता। हालांकि तलवार संप्रदाय आमतौर पर 20 साल से कम उम्र के नौजवानों को ही लेता था। 20 साल से ज्यादा उम्र के योद्धाओं को आमतौर पर नहीं लिया जाता, जब तक कि वो बहुत खास प्रतिभा न रखते हों। इसका मतलब था कि अगर विराट ये मौका चूक गया तो उसके लिए तलवार संप्रदाय में शामिल होना मुश्किल हो जाता। अगर वो 10 साल बाद तलवार संप्रदाय में शामिल भी हो जाता तो भी उसके पास अगले 10 साल इंतजार करने का मौका नहीं था। न तो अभय ओझा और न ही तनीषा उसे जिंदा रहने देते। एक बार जब वो तलवार संप्रदाय के शिष्य बन जाते तो वो बिना हिचक के उस पर हमला कर देते। तलवार संप्रदाय जैसे विशाल संगठन के सामने इंद्रपुरी शहर के 4 बड़े परिवार मजाक जैसे थे, चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं। एक बार अभय ओझा और तनीषा तलवार संप्रदाय के शिष्य बन गए तो कानिष्क परिवार का कोई भी बुजुर्ग उनके खिलाफ हमला करने की हिम्मत नहीं करता। ये एक ऐसा अंत था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था आगे बढ़ना। सिर्फ तलवार संप्रदाय का शिष्य बनकर ही वो जिंदा रहने की उम्मीद कर सकता था। 20 दिन बहुत कम वक्त था। अभय ओझा 6ठे लेवल का ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञ था, जो विराट की मौजूदा ताकत से कहीं ज्यादा था। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी। उसके पास अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला थी। अगर उसके पास ढेर सारी शारीरिक शोधन गोलियां होती तो उसकी ताकत लगभग अनंत तक बढ़ सकती थी। इसलिए अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी पैसा कमाना। ताकत बढ़ाने वाले ताबीजों की पिछली बिक्री को देखते हुए बाजार में इनकी बहुत मांग थी, लेकिन वो हमेशा खुद इन्हें नहीं बेच सकता था। वो स्प्रिट ताबीज मंडप के साथ साझेदारी करने के बारे में सोच सकता था। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता, हर अगले लेवल के लिए बहुत सारी शारीरिक शोधन गोलियों की जरूरत पड़ती। कुछ दर्जन या कुछ 100 स्प्रिट स्टोन बचाना ज्यादा फायदेमंद नहीं था। दूसरी बात, इन ताकत बढ़ाने वाले ताबीजों की मांग बहुत ज्यादा थी और उसके पास इन्हें बेचने के लिए पूरा वक्त नहीं था। हालांकि स्प्रिट तावीज मंडप के साथ काम करने में उसे कुछ मुनाफा छोड़ना पड़ता, लेकिन इससे उसका काफी समय बचता। वो मंडप के जरिए अपने कारोबार को बढ़ा सकता था और मंडप के साथ उसका रिश्ता और मजबूत हो जाता। ये फैसला करने के बाद विराट ने बिना देर किए ताकत बढ़ाने वाले ताबीजों का एक ढेर बनाया और तुरंत स्पिरिट तावीज मंडप की ओर चल पड़ा। विराट के आने की खबर मिलते ही ओमकार फौरन उसका स्वागत करने बाहर आया। यंग मास्टर विराट आए हैं, स्वागत है। ओमकार, जो हमेशा गंभीर रहता था, विराट को देखते ही खुश हो गया और जोश से भरा दिखा। विराट की ऊंचे दर्जे के ताबीज बनाने की काबिलियत ने इंद्रपुरी काउंटी के ताबीज बनाने वालों को गर्व से भर दिया था। साथ ही विराट के ताबीजों की बिक्री ने ताबीज मंडप की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया था। पिछले कुछ दिनों में वहां का कारोबार जबरदस्त रहा था। बुजुर्ग ओमकार, क्या मंडप मास्टर वीरेंद्र नाथ यहां हैं? ये ओमकार थोड़ा झेंप गया। आमतौर पर वो विराट को बिना बताए सीधे वीरेंद्र नाथ से मिलाने ले जाता, लेकिन वीरेंद्र नाथ उस वक्त एक मेहमान से मिल रहे थे और ये मेहमान इतना खास था कि कोई गलती नहीं हो सकती थी। यंग मास्टर विराट, मंडप मास्टर वीरेंद्र नाथ आपको बुला रहे हैं। अचानक एक प्रबंधक आगे आया और विराट को सलाम किया। विराट प्रबंधक के पीछे दूसरी मंजिल के एक निजी कमरे में गया। वीरेंद्र नाथ के अलावा वहां हरे कपड़े पहने एक सुंदर युवती और 50-60 साल का एक बुजुर्ग भी था। विराट ये देखकर चौंक गया। मंडप मास्टर वीरेंद्र नाथ के पास मेहमान है, मैं कल आपसे बात करूंगा, उसने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संयोग से मिस सायरा भी आपसे मिलना चाहती हैं।
वीरेंद्र नाथ ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर कहा, आइए मैं आपका परिचय करवाता हूं। ये मिस सायरा हैं, नीलामी घर के अध्यक्ष जयवर्धन की बेटी, और ये एल्डर हरिनाथ हैं, जो नीलामी घर के सहायक हैं। विराट हैरान रह गया। नीलामी घर के अध्यक्ष की बेटी जैसी शख्सियत इंद्रपुरी काउंटी जैसे छोटे से इलाके में कैसे आ सकती थी? नीलामी घर गौरव राजवंश की एक बहुत बड़ी नीलामी घर थी, जिसका डर गौरव शाही परिवार भी मानता था। इसके अध्यक्ष जयवर्धन एक बहुत बड़े शख्स थे, जिनकी ताकत बेइंतहा थी। सायरा ने विराट की ओर बिना ज्यादा गर्मजोशी के बस हल्के से सिर हिलाया। मिस्टर विराट, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वीरेंद्र नाथ ने उत्सुकता से पूछा। यह शख्स पहले दिन के बाद उनसे मिलने नहीं आया था, लेकिन आज अचानक मिलने का वक्त मांगा। वो सोच रहे थे कि बात क्या है। विराट ने सायरा और बाकियों की ओर देखा। मिस सायरा कोई बाहरी नहीं है। मिस्टर विराट बोलिए, वीरेंद्र नाथ ने हंसते हुए हाथ हिलाकर कहा। विराट ने संक्षेप में अपनी बात बताई। नीलामी घर आपके सारे ताबीज लेना चाहती है। वीरेंद्र नाथ के जवाब देने से पहले सायरा अचानक बोल पड़ी। विराट चौंक गया और वीरेंद्र नाथ की ओर देखने लगा। वीरेंद्र नाथ हंसे और बोले, चूंकि मिस सायरा आपके साथ काम करना चाहती हैं, मैं आपका धंधा नहीं छीनूंगा। फिर भी उनके मन में एक हल्की सी टीस थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि विराट का ताबीजों का धंधा कितना तेज था। अगर वो विराट के साथ काम कर पाते तो ताबीज मंडप को अच्छी कमाई होती, लेकिन वीरेंद्र नाथ इस छोटी सी बात के लिए सायरा को नाराज नहीं करना चाहते थे। भले ही ताबीज मंडप नीलामी घर से जुड़ा नहीं था, फिर भी गौरव राजवंश में नीलामी घर से दुश्मनी मोल लेना समझदारी नहीं थी। साथ ही ये मामला सायरा को सौंपकर वो कुछ साख भी जोड़ सकते थे। सायरा विराट में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन इसकी वजह विराट की मौजूदा ताबीज बनाने की काबिलियत नहीं थी। भले ही गौरवशाही राजधानी में ऊंचे दर्जे के ताबीज बनाने वाले ज्यादा गुरु नहीं थे, फिर भी कई थे। विराट का ताबीज बनाने का हुनर चाहे कितना भी अच्छा हो, वो आखिरकार एक प्रथम श्रेणी का ताबीज गुरु था। सायरा को विराट की संभावनाओं में दिलचस्पी थी। इंद्रपुरी काउंटी जैसे छोटे से इलाके में वो इतने ऊंचे लेवल के ताबीज बना सकता था। भविष्य में उसकी तरक्की की संभावनाएं बहुत बड़ी थीं। वीरेंद्र नाथ की बात सुनकर विराट को कोई ऐतराज नहीं था। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसके साथ काम करता है, बशर्ते वो पैसा कमा सके। सायरा ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक सुनहरा कार्ड नजर आया। सुनहरा कार्ड देखकर हरिनाथ का चेहरा थोड़ा बदल गया। मिस, ये नीलामी घर का बहुत खास गोल्ड लेवलीय वीआईपी कार्ड था। शाही शहर के कुछ अमीरों को भी इसे पाना मुश्किल था। ये यकीन करना मुश्किल था कि मिस एक देहाती लड़के को इतना खास कार्ड देंगी। सायरा ने हाथ हिलाकर हरिनाथ को रोक दिया और सुनहरा कार्ड विराट की ओर उछाल दिया। ये हमारी नीलामी घर का वीआईपी कार्ड है। इसमें पहले से 10,000 प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जमा हैं। हम ताबीजों की बिक्री का पैसा भी इसमें डालेंगे। विराट ने पहले कभी नीलामी घर का वीआईपी कार्ड नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि ये गोल्ड लेवलीय कार्ड कितना कीमती है, लेकिन ये सुनकर कि इसमें 10,000 प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है, उसका मुंह ललचा गया। धिक्कार है, 10,000 प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। नीलामी घर की बेटी से जैसी उम्मीद थी, वो सचमुच बहुत उदार थी। विराट ने ताकत बढ़ाने वाले ताबीजों का एक बड़ा थैला सायरा को दिया और पूछा, अब से ये ताबीज किसे देने हैं? इन्हें सीधे भानुमति को दे दो। भानुमति नीलामी घर की इंद्रपुरी काउंटी शाखा के अध्यक्ष थे। विराट ने सिर हिलाया और बिना रुके वहां से चला गया। सायरा ने थैले से एक ताकत बढ़ाने वाला ताबीज निकाला और उसे एक पल देखा। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने उसे वीरेंद्र नाथ को दिया और पूछा, मंडप मास्टर, आप क्या सोचते हैं? वीरेंद्र नाथ हैरान रह गए। इसका क्या मतलब था? उन्होंने ताबीज लिया और उसे कुछ देर देखा, फिर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। शाबाश, तू इसे छिपाने में बड़ा माहिर है। ताबीज की बनावट में जानबूझकर दबाने के निशान थे। ताबीज बनाने वाले ने साफ तौर पर उसकी ताकत को कम किया था। हालांकि विराट का छिपाव बहुत सूक्ष्म था, ताबीज बनाने के हालिया अनुभव की वजह से कुछ निशान रह गए थे। ताबीजों के उस्ताद वीरेंद्र नाथ ध्यान से देखने पर इन निशानों को पहचान सकते थे।
फिर भी सायरा इन छोटे छोटे निशानों को सचमुच पहचान सकती थी, जो ताबीजों पर उसकी गहरी महारत दिखाता था। सायरा ने वीरेंद्रनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अनकहा मतलब था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुजुर्ग, उस बच्चे के बारे में बात करने की? तुम भी मेरे जैसे ही अच्छे हो। वीरेंद्रनाथ इंद्रपुरी काउंटी में आधिकारिक तौर पर दूसरे दर्जे के ताबीज उस्ताद थे। उनके ताबीज ज्यादा से ज्यादा मध्य श्रेणी के लेवल तक बनते थे, लेकिन सायरा जानती थी कि वीरेंद्रनाथ का हुनर इससे कहीं ज्यादा था। एक ताबीज उस्ताद जिसका उसके गुरु भी सम्मान करते थे, इतना मामूली कैसे हो सकता था? उसके गुरु चंद्रमोहन गौरव राजवंश के एक मशहूर ताबीज उस्ताद थे, जो पूरे राजवंश के टॉप 3 में थे। ऐसे शख्स से सम्मान पाने के लिए कोई साधारण नहीं हो सकता था। वो मुख्य रूप से वीरेंद्रनाथ के लिए इंद्रपुरी काउंटी आई थी, और अब अपार संभावनाओं वाले ताबीज गुरु विराट से मिलने के बाद उसकी इंद्रपुरी काउंटी की यात्रा पूरी तरह सार्थक हो गई थी। सायरा की हल्की मुस्कान देखकर वीरेंद्रनाथ मन ही मन उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उस बूढ़े चंद्रमोहन ने वाकई एक शानदार शिष्य तैयार किया था, और उसका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली था। विराट ने अपने सुनहरे वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल ढेर सारी ताबीज बनाने की सामग्री और ऊर्जा संग्रहण गोलियां खरीदने के लिए किया। ऊर्जा संग्रहण गोलियां आम शारीरिक शोधन योद्धा की तुलना में बहुत ताकतवर थीं। उनके शरीर इनके असर को सहने के लिए जूझते थे, लेकिन विराट के पास अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला थी, और इसके चलते जागृत अराजकता सर्वोच्च वंश था। अपनी मौजूदा 7वें लेवल की शारीरिक शोधन साधना के साथ उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। एक ऊर्जा संग्रहण गोली की ताकत शारीरिक शोधन गोली से 30 से 40 गुना ज्यादा थी। फिर भी इसकी कीमत शारीरिक शोधन गोली से करीब 50 गुना ज्यादा थी। पहले विराट इस कीमत के अंतर को देने से हिचकता था, लेकिन अब उसके पास 10,000 स्पिरिट स्टोन थे। भले ही यह अग्रिम भुगतान था, फिर भी वो काफी अमीर था। इसके अलावा उसके वीआईपी कार्ड की वजह से नीलामी घर ने उसे 20% की छूट दी। एक छोटे से इशारे से विराट ने 200 ऊर्जा संग्रहण गोलियां खरीद लीं। 200 ऊर्जा संग्रहण गोलियां उसके लिए शारीरिक शोधन के 9वें लेवल तक पहुंचने के लिए काफी थीं। विराट ने एक ऊर्जा संग्रहण गोली निगल ली। उसकी जबरदस्त ताकत अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला ने तुरंत सच्ची ऊर्जा की धारा में बदल दी। ये धारा लगातार उसकी शक्तियों के रास्ते पर असर कर रही थी। चूंकि उसकी शक्तियों के रास्ते अराजकता सर्वोच्च मीनार की सुनहरी रोशनी से बदल गई थीं, विराट की शक्तियों के रास्ते आम योद्धाओं की तुलना में कई गुना ज्यादा लचीली थीं। इस वजह से उन्हें खोलना भी बहुत मुश्किल था। इसके लिए ढेर सारी सच्ची ऊर्जा चाहिए थी, लेकिन एक बार खुलने के बाद विराट की शक्तियों के रास्ते विशाल नदी की तरह हो गई थीं। सच्ची ऊर्जा का बहाव बिना रुकावट के चलने लगा। आम योद्धाओं के लिए शक्तियों के रास्ते खुलने के बाद एक छोटी नदी की तरह बहती थीं। बहुत प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए भी ये बस एक नाले जितनी थी। शक्तियों के रास्ते की चौड़ाई सच्ची ऊर्जा के निकलने की रफ्तार तय करती थी। पतली शक्तियों के रास्ते वाले योद्धा थोड़े समय में कम ऊर्जा निकाल पाते थे, जिससे उनकी लड़ाई में ताकत कमजोर रहती थी। चौड़ी शक्तियों के रास्ते वाले योद्धा एकदम ढेर सारी ऊर्जा निकाल सकते थे, जिससे उनके हमले बहुत ताकतवर हो जाते थे। शारीरिक शोधन क्षेत्र में यह बात साफ नहीं दिखती थी, क्योंकि इस लेवल पर ऊर्जा सिर्फ शरीर के अंदर बहती थी और शरीर को मजबूत करती थी। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में युद्ध की ताकत में यह फर्क साफ नजर आता था। आखिरकार ऊर्जा क्षेत्र का योद्धा अपनी ऊर्जा को शरीर की सीमाओं से बाहर निकाल सकता था, जिससे बहुत ताकतवर हमले हो सकते थे। इसलिए भले ही लेवल कम हो, शारीरिक शोधन क्षेत्र योद्धा की साधना में बहुत जरूरी था। वहां बनी नींव योद्धा के भविष्य की कामयाबी तय करती थी। एक दिन और एक रात बाद 200 ऊर्जा संग्रहण गोलियां खत्म हो गईं। विराट ने अपनी सारी 12 मुख्य शक्तियों के रास्ते खोल दी और शारीरिक शोधन के 9वें लेवल के शिखर पर पहुंच गया। इस वक्त एक आम योद्धा सीधे ऊर्जा क्षेत्र की कोशिश करता, क्योंकि बाकी 8 खास शादी। लेकिन एक बार खुलने के बाद
विराट की शक्तियों के रास्ते विशाल नदी की तरह हो गई थीं। सच्ची ऊर्जा का बहाव बिना रुकावट के चलने लगा। आम योद्धाओं के लिए शक्तियों के रास्ते खुलने के बाद एक छोटी नदी की तरह बहती थीं। बहुत प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए भी ये बस एक नाले जितनी थीं। शक्तियों के रास्ते की चौड़ाई सच्ची ऊर्जा के निकलने की रफ्तार तय करती थी। पतली शक्तियों के रास्ते वाले योद्धा थोड़े समय में कम ऊर्जा निकाल पाते थे, जिससे उनकी लड़ाई में ताकत कमजोर रहती थी। चौड़ी शक्तियों के रास्ते वाले योद्धा एकदम ढेर सारी ऊर्जा निकाल सकते थे, जिससे उनके हमले बहुत ताकतवर हो जाते थे। शारीरिक शोधन क्षेत्र में ये बात साफ नहीं दिखती थी, क्योंकि इस लेवल पर ऊर्जा सिर्फ शरीर के अंदर बहती थी और शरीर को मजबूत करती थी। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में युद्ध की ताकत में ये फर्क साफ नजर आता था। आखिरकार ऊर्जा क्षेत्र का योद्धा अपनी ऊर्जा को शरीर की सीमाओं से बाहर निकाल सकता था, जिससे बहुत ताकतवर हमले हो सकते थे। इसलिए भले ही लेवल कम हो, शारीरिक शोधन क्षेत्र योद्धा की साधना में बहुत जरूरी था। वहां बनी नींव वो योद्धा के भविष्य की कामयाबी तय करती थी। एक दिन और एक रात बाद 200 ऊर्जा संग्रहण गोलियां खत्म हो गईं। विराट ने अपनी सारी 12 मुख्य शक्तियों के रास्ते खोल दी और शारीरिक शोधन के 9वें लेवल के शिखर पर पहुंच गया। इस वक्त एक आम योद्धा सीधे ऊर्जा क्षेत्र की कोशिश करता, क्योंकि बाकी 8 खास शक्तियों के रास्ते को खोलना बहुत मुश्किल था। जब तक कोई बहुत खास प्रतिभा न हो, यह करना बस एक सपना था। अपंग होने से पहले विराट ने इनमें से सिर्फ 4 शक्तियों के रास्ते खोली थीं। बहुत मेहनत के बावजूद वो बाकी 4 को हिला भी नहीं सका था। विराट ने कई तरीके आजमाए, लेकिन एक भी खास शक्तियों के रास्ते खोलने में नाकाम रहा। अपनी प्रतिभा को सीमित मानकर उसे मजबूरन सच्चे ऊर्जा क्षेत्र की ओर बढ़ना पड़ा। फिर भी विराट इंद्रपुरी काउंटी में अपने लेवल पर बेजोड़ था। अब खुद को फिर से प्रशिक्षित करने, अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला की सबसे ऊंची तकनीक हासिल करने और अराजकता सर्वोच्च की प्राचीन शक्ति को जागृत करने के बाद विराट 8 खास शक्तियों के रास्ते को खोलने और पौराणिक परम शारीरिक शोधन क्षेत्र तक पहुंचने से पीछे नहीं हटेगा। एक बार जब 8 खास शक्तियों के रास्ते पूरी तरह खुल जाती और शारीरिक शोधन क्षेत्र में पहुंच जाती, तो वो पौराणिक सर्वोच्च मार्शल बॉडी की साधना कर सकता था। लेकिन 8 खास शक्तियों के रास्ते को खोलने के लिए जितने संसाधन चाहिए, वो 12 मुख्य शक्तियों के रास्ते को खोलने जितने ही थे, बल्कि पहले की साधना से भी ज्यादा। इसलिए अब सबसे जरूरी चीज थी पैसा। अपनी शक्तियों के रास्ते में बहती सच्ची ऊर्जा की लहर को महसूस करते हुए विराट ने अपनी मुट्ठी भींची और हवा में एक मुक्का मार दिया। थम्मा! एक तेज आवाज हुई। विराट के मुक्के से सच्ची ऊर्जा की जबरदस्त लहर निकली। इसने सामने की हवा को चकनाचूर कर दिया और जमीन पर जा गिरी। इससे 10 फीट से ज्यादा चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया। चारों तरफ मिट्टी और पत्थर तीरों की तरह बिखर गए। विराट हैरान होकर गड्ढे को देखता रहा। ऊर्जा मुक्त। उसने वाकई शारीरिक शोधन क्षेत्र में ये कर दिखाया था। आम योद्धाओं को यह हासिल करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता था। ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सारी शक्तियों के रास्ते की ऊर्जा को ऊर्जा केंद्र यानी शक्ति सागर में वापस लौटना पड़ता था। ऊर्जा केंद्र को केंद्र मानकर ये सारी खुली शक्तियों के रास्ते को जोड़ देता था, जिससे शरीर में एक चक्र बनता था। शक्ति शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर बहने लगती थी, जिससे शक्ति मुक्त हो जाती थी। लेकिन एक बार सारी खुली शक्तियों के रास्ते ने चक्र बना लिया, तो नई शक्तियों के रास्ते खोलना नामुमकिन था। ऐसा इसलिए क्योंकि शक्ति अब सिर्फ खुली शक्तियों के रास्ते से बहती थी और ऊर्जा केंद्र की ऊर्जा बाकी शक्तियों के रास्ते तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए शक्तियों के रास्ते खोलने के लिए शारीरिक शोधन क्षेत्र जरूरी था। विराट को शक था कि उसके शरीर में जमा सच्ची ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। उसके ऊर्जा केंद्र में जो 10 मील तक फैला था, सच्ची ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उसकी खोली गई शक्तियों के रास्ते भी बहुत चौड़ी थीं। भले ही ये अंदर से न बह रही हो, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलने के लिए काफी थी। विराट ने अपने मुक्के से बने गड्ढे को देखा और अंदाजा लगाया
कि अपंग होने से पहले उसकी ताकत लगभग चरम पर थी। उसे नई युद्ध तकनीकें ढूंढनी थीं। पहाड़ तोड़ने वाली मुट्ठी उसकी मौजूदा ताकत के लिए बहुत कम थी। ये उसकी पूरी ताकत को बाहर नहीं ला पा रही थी। लेकिन कानिष्क परिवार की ऊंची पीत श्रेणी युद्ध तकनीकों के लिए सच्चे ऊर्जा क्षेत्र की जरूरत थी और निचली सम्राट रैंक युद्ध तकनीक के लिए कम से कम 10 बुजुर्गों में से किसी एक के लेवल की जरूरत थी। कानिष्क परिवार के यंग मास्टर के तौर पर विराट का पद 10 बुजुर्गों से कम नहीं था, लेकिन वो अभी सच्चे ऊर्जा क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। बुजुर्ग साफ तौर पर उसे नियम तोड़ने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचने के बाद उस सर्वोच्च पीत श्रेणी युद्ध कौशल को सीखने का मौका मिलने से पहले ही उसका सामना तनीषा से हो गया था। अपने प्राण तत्व की एक बूंद हर महीने खर्च करने के साथ वो अपनी साधना को बनाए रखने में पहले ही बहुत खुशकिस्मत था। इससे उसके पास नई युद्ध तकनीक सीखने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कानिष्क परिवार की सर्वोच्च पीत श्रेणी युद्ध तकनीक सीखना अब नामुमकिन था। हालांकि अब वो अपनी ऊर्जा मुक्त कर सकता था, जिससे वो लगभग आम ऊर्जा क्षेत्र योद्धा जैसा हो गया था। वो किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता था, कहीं ऐसा ना हो कि इससे अनचाही मुसीबत आ जाए। उसके पास सिर्फ नीलामी घर से मदद लेने का रास्ता था। काफी सिक्के होने की वजह से वहां ऐसा कुछ नहीं था जो वो न खरीद सके। 8 खास शक्तियों के रास्ते खोलने के लिए सिक्के चाहिए थे। मार्शल आर्ट खरीदने के लिए सिक्के चाहिए थे। अब से 20 दिन बाद की प्रतियोगिता में सुरक्षित रहने के लिए उसे शायद एक हथियार की भी जरूरत थी, और एक जादुई हथियार खरीदने के लिए भी सिक्के चाहिए थे। विराट ने पहले कभी इतनी ज्यादा सिक्के की कमी महसूस नहीं की थी जितनी अब कर रहा था, और पैसा कमाने का एकमात्र तरीका था ताबीज बनाना। विराट ने मेहनत से ताबीज बनाना शुरू कर दिया। जितने ज्यादा ताबीज वो बनाता, उसकी तकनीक उतनी ही बेहतर होती जाती। साथ ही उसकी बढ़ती साधना ने ताबीज बनाने की रफ्तार को 3 गुना बढ़ा दिया। सिर्फ एक दिन और एक रात में उसने 300 ताकत बढ़ाने वाले ताबीज बना डाले। प्रथम लेवल के ताकत बढ़ाने वाले ताबीज बनाते हुए विराट ने ऊंचे लेवल के ताबीजों पर भी काम किया। प्रथम लेवल का ताकत बढ़ाने वाला ताबीज बस प्रथम लेवल का ही था। चाहे वो कितना भी शानदार हो, उसकी निचली श्रेणी की वजह से उसका मूल्य सीमित था। विराट ने दूसरे लेवल के ताबीजों पर काम शुरू किया। इस बार वो सिर्फ दूसरे लेवल के ताकत बढ़ाने वाले ताबीज ही नहीं, बल्कि दूसरे लेवल के दूसरे रनों पर भी काम कर रहा था, जैसे दूसरा लेवल का पलायन ताबीज, दूसरा लेवल का गोल्ड ढाल ताबीज और अग्नि विस्फोट ताबीज। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो 20 दिन बाद होने वाली निर्णायक प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रहा था। अभय ओझा बहुत ताकतवर था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उनके बीच का फासला बहुत ज्यादा था। उसे हराने के लिए उसे कुछ रणनीतियों से कहीं ज्यादा चाहिए था। 10 दिन बाद विराट ताबीजों से भरा एक बड़ा थैला लेकर नीलामी घर पहुंचा। मैं अध्यक्ष भानुमति को ढूंढ रहा हूं, प्लीज उन्हें बता दें, विराट ने लॉबी में एक मैनेजर से कहा। अरे सुनो, ये नाकामयाब क्या बोल रहा है? अध्यक्ष भानुमति को ढूंढ रहा है? इसने तो खुद को देखा भी नहीं। अध्यक्ष भानुमति भी इसके जैसे किसी से जब चाहे मिल सकते हैं। पास से एक ताने भरी और मजाकिया आवाज आई। विराट ने मुड़कर देखा। 3 लोग धीरे धीरे आ रहे थे। हैरानी की बात थी कि अगुआ तनीषा था। जिसने अभी उसका मजाक उड़ाया वो विक्रांत था, जिसे उसने लगभग अपंग कर दिया था। उनके साथ एक 15-16 साल की लड़की कणिका, अभय ओझा की छोटी बहन भी थी। विराट ने कभी नहीं सोचा था कि तनीषा यहां आएगी। उस पीले कपड़े वाली शख्सियत को फिर से देखकर विराट को पिछले 3 सालों की हर बात याद आ गई। उसके दिल में कड़वाहट उमड़ पड़ी। लेकिन आखिर में वो सारी खूबसूरत यादें उस रात चांदनी में उसके ऊर्जा केंद्र पर हुए बेरहम हमले में घुल गईं। विराट के दिल की कड़वाहट फौरन बेपनाह नफरत और भावनाओं के तूफान में बदल गई। तनीषा। विराट ने धीरे से ये 3 शब्द कहे। वो नाम जो कभी उसके दिल को मिठास से भर देता था, अब उसके होठों पर बोझ बनकर निकला। पिछले 20 दिनों से वो यही सोच रहा था कि अगली बार जब वो तनीषा से मिलेगा तो उससे कैसे बदला लेगा।
उस बेवफा को उसके किए की सजा देगा, उसे उस रात के कुकर्म का पछतावा कराएगा। लेकिन जब वो सचमुच मिले तो वो सारी गालियां और ताने जो वो देना चाहता था वो 3 छोटे शब्दों में सिमट गए। तनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि वो विराट को फिर से देख पाएगी। उसने मान लिया था कि उनके रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। विराट अपनी बाकी जिंदगी तड़पते हुए बिताएगा। सुना है तुम्हारे घाव भर गए। तनीषा ने विराट को ठंडे लहजे में देखा और कहा, चूंकि तू आखिरकार बच गया है तो इसकी कद्र कर और मेरा ध्यान खींचने की कोशिश छोड़ दे। हम 2 अलग दुनिया के लोग हैं, फिर भी तू ऐसी बेकार ख्याली बातें सोचता है। इस तरह ध्यान खींचने की कोशिश करना वाकई हास्यास्पद है। तू बहुत घमंडी है, सिर्फ अपना ध्यान खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे हैरानी है कि तुझे ये आत्मविश्वास कहां से मिलता है। तेरे जैसी बेवफा चंचल औरत अभय ओझा से भी कम है, विराट ने सपाट लहजे में कहा। तनीषा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। विराट ने उसका ऐसा अपमान करने की हिम्मत की थी। तू मौत मांग रहा है। तनीषा गुस्से से भड़क उठी। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा था। उसका पूरा शरीर खतरनाक इरादों से भरा था। विराट, तूने क्या कहा? कर्णिका गुस्से से चिल्लाई। विराट ने अभी अभी उसके भाई अभय ओझा को भी अपनी गालियों में शामिल किया था। अब तू सिर्फ खोखली बातें करने में माहिर है। तू एक बेकार का कमीना है, सुअरों और कुत्तों से भी बदतर। तू अभय ओझा को गंभीरता से लेने के लायक भी नहीं है। अध्यक्ष भानुमति से मिलने की तो बात ही छोड़। तेरे पास क्या काबिलियत है? बस एक शारीरिक शोधन क्षेत्र का योद्धा। तनीषा ने तिरस्कार और मजाक भरे लहजे में कहा। हालांकि वो विराट को टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी, लेकिन नीलामी घर में हिंसा मना थी। यंग मास्टर विराट, आप यहां हैं? पास से एक नरम आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। एक आकर्षक महिला शालीनता से आ रही थी। उसके परिपक्व और सुंदर चेहरे से एक मनमोहक आकर्षण झलक रहा था। उसकी आंखें हर नजर के साथ जादू कर रही थीं। ये भानुमति थीं, नीलामी घर की इंद्रपुरी काउंटी शाखा की अध्यक्ष। उनके साथ हरे कपड़े पहने एक युवती थी। उसकी त्वचा बर्फ सी सफेद थी और उसकी सुंदरता फूल सी नाजुक थी। विराट उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि भानुमति खुद उसका स्वागत करने आएंगी। उसे और ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि सायरा वहां थी, भानुमति के साथ दौड़ती हुई बाहर आ रही थी। विराट ने भानुमति को प्रणाम किया और कहा, अध्यक्ष भानुमति। भानुमति ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। यंग मास्टर विराट, आप बहुत विनम्र हैं। उनके शब्दों में एक खास गर्मजोशी थी। विराट ने फिर सायरा की ओर देखा और कहा, मिस सायरा भी यहां हैं। सायरा ने हल्का सा हम्म कहा। विराट एक औरत के साथ है। उत्सुकता में वो भानुमति के पीछे बाहर आ गई थी, लेकिन हकीकत उसकी सोच से थोड़ी अलग थी। विराट और पीले कपड़े वाली लड़की जोड़े जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी है। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो इस मामले में उलझ गई थी। भानुमति और विराट की गर्मजोशी भरी बातचीत देखकर तनीषा और बाकियों के चेहरों पर जलन उभर आई, जैसे किसी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। उन्होंने अब भी कहा था कि विराट भानुमति से मिलने के लायक नहीं है, लेकिन वो खुद उसका स्वागत करने आई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच गहरा रिश्ता हो। और भानुमति के पास हरे कपड़े वाली वो युवती कौन थी? उसने उसके साथ इतने सम्मान से पेश आया, अपने शब्दों या हरकतों में हद पार करने की हिम्मत भी नहीं की। विराट का इतने बड़े शख्स से परिचय कब हुआ था? और उस युवती की सुंदरता उसे शर्मिंदा कर रही थी। भानुमति ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और बोली, यंग मास्टर विराट, प्लीज अंदर आएं। उन्होंने एक बार भी तनीषा की ओर नहीं देखा। हालांकि तनीषा दत्ता परिवार की बेटी थी, लेकिन उनकी नजर में वो ज्यादा अहम नहीं थी। दत्ता परिवार का मुखिया भी इतना खास नहीं था। इंद्रपुरी काउंटी का गवर्नर शायद कुछ काबिलियत रखता हो। विराट के प्रति उनका उत्साह उसके रुतबे की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह सायरा की वजह से था। वो अध्यक्ष जिया की बेटी जैसे बड़े शख्स को कम नहीं आंकती थीं। विराट ने झुककर उनका शुक्रिया अदा किया और भानुमति और सायरा के साथ चल दिया। लेकिन जाने से पहले उसने तनीषा को शांति से देखा और धीरे से कहा, तनीषा, तूने जो मुझ पर कर्ज चढ़ाया है वो मैं तुझसे टुकड़ा टुकड़ा करके वसूल करूंगा। ये कहकर वो भानुमति और सायरा के साथ चला गया।
तनीषा का चेहरा लाल हो गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने आज जैसा अपमान कभी नहीं सहा था। लेकिन विराट की ठंडी नजरें और जाने से पहले के शब्दों ने उसे सिहरन दे दी। अगर विराट ने आज से पहले ऐसा कहा होता तो उसे ये मजाक लगता। वो कल ही आधिकारिक तौर पर सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में पहुंची थी, शारीरिक शोधन क्षेत्र का एक मामूली योद्धा विराट। उसने वाकई उसे धमकी दी थी। ये सरासर गुस्ताखी थी। लेकिन अभी जो हुआ और हाल ही में विराट के साथ हुई हैरान करने वाली बातों को सोचकर उसे लगा कि शायद विराट की बातें खोखली नहीं थीं। उसका टूटा हुआ ऊर्जा केंद्र ठीक हो गया था। वो रातों रात ताबीज बनाने का मास्टर बन गया था। उसने एक ऐसा ऊंचा ताबीज बनाया था जो इंद्रपुरी काउंटी में कोई नहीं बना सकता था। उसके भानुमति जैसे बड़े लोगों से भी रिश्ते थे। इन सब बातों ने विराट को रहस्य के एक गहरे पर्दे में ढक दिया था। तनीषा को अचानक लगा जैसे उसने पिछले 3 सालों में कानिष्क परिवार के इस नौजवान को कभी ठीक से समझा ही नहीं था। लेकिन तनीषा ने जल्दी ही अपना आपा वापस पा लिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अगर उसने इतनी मुसीबत खड़ी भी की थी तो क्या फर्क पड़ता। पूरी ताकत के सामने सारी चालबाजियां और साजिशें बेकार थीं। एक मामूली शारीरिक शोधन क्षेत्र का योद्धा आखिर कितना बिगाड़ सकता था। विराट ने ताबीजों का बड़ा थैला भानुमति को देते हुए कहा, 2000 प्रथम लेवल के ताकत बढ़ाने वाले ताबीज। अध्यक्ष भानुमति, जरा देख लीजिए। भानुमति ने थैला लिया, उसे खोला और अंदर ताबीजों का ढेर देखकर हैरान रह गई। इंद्रपुरी काउंटी शाखा की अध्यक्ष होने के बाद भी उसने इतने सारे ताबीज एक साथ कभी नहीं देखे थे। विराट एक पल रुका, फिर उसने 3 और ताबीज निकाले और भानुमति को देते हुए कहा, अध्यक्ष भानुमति, प्लीज इन 3 ताबीजों की कीमत बताइए। भानुमति ने मुस्कुराते हुए ताबीज ले लिए। वो सोच रही थी कि ये 3 ताबीज क्या हैं जो इन्हें अलग से निकालना जरूरी था। लेकिन जब उसने इन्हें देखा तो वो हैरान रह गई। ये दूसरे लेवल के ताबीज थे। भानुमति ने तीनों ताबीज सायरा को दे दिए। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मिस, जरा देखिए। सायरा को उत्सुकता हुई कि बात क्या है। उसने तीनों ताबीजों को जांचने के लिए ले लिया। सायरा की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ताबीजों में अपनी महारत की वजह से ताबीज को छूते ही उसे कुछ अलग लगा। दूसरे दर्जे का ताबीज। उसके मन में हैरानी की लहर दौड़ गई। अपने फैसले की पक्की जानकारी के लिए उसने तुरंत एक हाथ की मुद्रा बनाई और अपनी खास ताबीज पहचान तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही तीनों ताबीजों पर मुद्राएं डाली गईं, उनके बारे में जानकारी उसके दिमाग में उभर आई। ताबीज का नाम, ताकत बढ़ाने वाला ताबीज, ताबीज की श्रेणी, दूसरा लेवल ताबीज का कोर, मध्यम लेवल ताबीज का असर, ताकत में 50% की बढ़ोतरी ताबीज का नाम, पलायन ताबीज, ताबीज की श्रेणी, दूसरा लेवल ताबीज का कोर, मध्यम लेवल ताबीज का असर। इसे इस्तेमाल करने पर सच्चे ऊर्जा क्षेत्र या उससे नीचे के योद्धा तुरंत 1 मील दूर जा सकते हैं। ताबीज का नाम, गोल्ड ढाल ताबीज, ताबीज की श्रेणी, दूसरा लेवल ताबीज का कोर, मध्यम लेवल ताबीज का असर, सच्चे ऊर्जा क्षेत्र या उससे नीचे के योद्धा तुरंत एक ताकतवर रक्षा कवच बना सकते हैं। सायरा पूरी तरह हैरान थी। उसकी हैरानी ताबीजों के असर या उनके लेवल की वजह से नहीं थी, बल्कि विराट की शारीरिक शोधन क्षेत्र में रहते हुए दूसरे लेवल के ताबीज बनाने की कमाल की काबिलियत की वजह से थी। अगर विराट इस तरह तरक्की करता रहा तो क्या वो ताबीजों का एक और शानदार गुरु नहीं बन जाएगा? भानुमति इन ताबीजों के असर से और भी ज्यादा हैरान थी। ये तीनों ताबीज उसके लिए बहुत आकर्षक थे। प्रथम लेवल का ताबीज, चाहे उसका कोर कितना भी अच्छा हो, उसके लिए बेकार था, सिवाय इसके कि वो उसे मुनाफे पर बेच सके। लेकिन उसके जैसे ऊर्जा क्षेत्र के योद्धाओं के लिए दूसरा लेवल का ताबीज बहुत काम का हो सकता था। उनके जैसे ऊर्जा क्षेत्र के योद्धाओं की नजर में कितने भी प्रथम लेवल के ताबीज हों, वो एक भी दूसरे लेवल के ताबीज की बराबरी नहीं कर सकते थे। प्रथम लेवल और दूसरे लेवल के ताबीजों की कीमत की तुलना करना नामुमकिन था। भानुमति ने आखिरकार हर ताबीज की कीमत उनके लेवल, कोर और असर के आधार पर तय की। दूसरे लेवल के मध्यम कोर वाले ताकत बढ़ाने वाले ताबीज और गोल्ड ढाल ताबीज की कीमत 3000 प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी। वहीं
दूसरे लेवल के मध्यम कोर वाले पलायन ताबीज की कीमत 5000 थी। विराट ने आखिरकार 1 दर्जन और दूसरे लेवल के ताबीज निकाले, साथ ही 2000 प्रथम लेवल के ऊंचे कोर वाले ताकत बढ़ाने वाले ताबीज, जिनसे कुल मिलाकर 1.5 लाख प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिले। विराट के हाथ सुनहरे कार्ड को पकड़ते हुए थोड़े कांप रहे थे। उसमें पूरे 1.5 लाख प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। विराट ने हिसाब लगाया कि उसकी एक दिन की कमाई कानिष्क परिवार की 3 साल की कुल कमाई के बराबर थी। ताबीज गुरु वाकई त्यानवु महाद्वीप का सबसे कमाऊ पेशा था। अध्यक्ष भानुमति, क्या आपकी नीलामी घर के पास कोई अच्छी मार्शल आर्ट बिक्री के लिए है? विराट का बटुआ भारी हो गया था और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। कल हमारी नीलामी घर में एक बड़ी नीलामी है। यंग मास्टर विराट, क्यों ना आप आकर देखें, शायद आपको कुछ पसंद आ जाए। भानुमति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नम आंखें विराट पर टिकी थीं और उसकी नजर ने उसे मोहित कर लिया। विराट उसकी नजरों को देखकर बहुत शर्मा गया। जल्दी से माफी मांगते हुए वो शर्मिंदगी में वहां से भाग गया। वो अभी भी नौसिखिया था और ऐसी चालाक औरत का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये देखकर सायरा ने अपनी प्यारी नाक सिकोड़ी और नाराजगी में खर्राटे भरे। भानुमति मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराई। उसकी नजरें कुछ कह रही थीं। सायरा उसकी नजरों को देखकर बहुत शर्मा गई। शर्म और गुस्से में उसने भानुमति को हल्का सा थप्पड़ मारा और मजाक में कहा, बहन सू अभी भी पहले जैसी शरारती हैं। विराट ने अपनी साधना जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौटने से पहले 1000 ऊर्जा संग्रहण गोलियों पर 50,000 प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए। अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला वाकई बहुत ताकतवर तकनीक थी। काफी दवाइयों के साथ साधना की रुकावटें लगभग न के बराबर थीं। पहले उसके 8 खास शक्तियों के रास्ते में से हर एक को खोलने के लिए बहुत मेहनत चाहिए थी, लेकिन अब जैसे ही हर ऊर्जा संग्रहण गोली उसके पेट में जाती, 8 शक्तियों के रास्ते से सच्ची ऊर्जा का प्रवाह बहता और धीरे धीरे उन्हें खोलता जाता। एक दिन बाद और 100 ऊर्जा संग्रहण गोलियां खाने के बाद विराट ने आखिरकार 8 खास शक्तियों के रास्ते में से पहली शक्तियों के रास्ते खोल ली। इस रफ्तार से ऐसा लग रहा था कि वो तलवार संप्रदाय की भर्ती प्रतियोगिता से पहले सच्चे ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंच सकता था। हालांकि विराट अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला की ताकतवर गोलियों का आदी था, फिर भी जब उसने सैकड़ों ऊर्जा संग्रहण गोलियां पलक झपकते गायब होते देखीं तो वो डर के मारे कांप उठा। अगर वो ताबीज गुरु न बनता तो शायद वो इस साधना का खर्चा उठा ही नहीं पाता। आज नीलामी घर एक नीलामी कर रही थी। विराट को वहां जाकर देखना था कि क्या वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ पा सकता था। सबसे जरूरी था एक ऊंची मार्शल आर्ट और एक सही हथियार हासिल करना। जब विराट नीलामी घर पहुंचा तो सामने की सड़क पहले से ही लोगों से भरी थी, जैसे लोगों का समंदर। इतनी भीड़ देखकर विराट के सिर में झंझनाहट होने लगी। भीड़ में विराट ने इंद्रपुरी शहर के बड़े लोगों को देखा, जैसे इंद्रपुरी काउंटी के 4 बड़े परिवारों के मुखिया, दत्ता परिवार का मुखिया, त्यागी परिवार का मुखिया। विराट उनसे मिलकर अनचाही मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए उसने सामने के गेट को नजरअंदाज किया और बगल के दरवाजे से अंदर गया। ये एक वीआईपी रास्ता था जो सिर्फ नीलामी घर के कांस्य लेवल या उससे ऊपर वालों के लिए था। इंद्रपुरी काउंटी के गवर्नर के अलावा जो नीलामी घर के कांस्य लेवल के वीआईपी थे, बाकी 4 परिवारों के मुखिया सिर्फ ब्लैक आयरन लेवल पर थे। जब विराट ने कल नीलामी घर में ऊर्जा संग्रहण गोलियां खरीदी थीं, तब प्रबंधक ने उसे बताया था कि वो आज की नीलामी के लिए इस दरवाजे से जा सकता है। जब विराट गलियारे में दाखिल हुआ तो एक प्रबंधक पहले से ही उसका स्वागत करने आ गया और उसे घुमावदार अटारी से ले गया। इमारतें एक के बाद एक खड़ी थीं। मंडप और मीनारें एक दूसरे के ऊपर थीं। हर हिस्सा अलग अलग जगह पर था। विराट सामने की विशाल इमारत को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। नीलामी घर 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी हर मंजिल बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती थी। पहली मंजिल के बीच में एक नीलामी मेज थी, जिसके चारों तरफ कुर्सियां थीं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर अटारियां भी केंद्रीय नीलामी मेज के चारों ओर थीं। निजी कमरों से पहली मंजिल की नीलामी मेज को आसानी से देखा जा सकता था। प्रबंधक विराट को तीसरी मंजिल के एक निजी कमरे में ले गया,
जब विराट ने दरवाजा खोला तो वो दंग रह गया। एक आकर्षक शख्सियत पहले से वहां बैठी थी। भानुमति उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। विराट को देखते ही भानुमति शालीनता से उठी और अपनी लंबी आकर्षक टांगों से आगे बढ़ी। उसने अपनी नरम गोरी बांह विराट के गले में डाल दी और मुस्कुराते हुए बोली, आइए यंग मास्टर विराट, अंदर आएं और बैठें। विराट उसकी नरम बांह के स्पर्श से थोड़ा शर्मा गया। हालांकि वो पूरी तरह घबराया नहीं था, लेकिन भानुमति के जोश से वो थोड़ा परेशान जरूर हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने मन ही मन बुदबुदाया, चुड़ैल। विराट का संयम देखकर भानुमति को वो और भी मजेदार लगा। जितने भी मर्दों से वो मिली थी, हर एक ने उस पर बेकाबू ध्यान दिया था। उनकी नजरें उसे नंगा करने की चाहत से भरी थीं। शाही राजधानी में मर्दों की छेड़खानी से तंग आकर ही भानुमति शांति की तलाश में इस दूर के काउंटी में आई थी। कम से कम यहां किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसका अपमान करे। विराट को इस हालत में देखकर भानुमति उसे और छेड़ना चाहती थी। उसने अपना आकर्षक शरीर उसके और करीब दबा दिया। विराट जड़ हो गया। वो 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन अंदर से वो पसीने से तरबतर था। सोच रहा था कि ये जादूगरनी क्या कर रही है। विराट के अजीब हाव भाव देखकर भानुमति खुद को हल्की मुस्कान से रोक नहीं पाई और उसने उसे छेड़ना बंद कर दिया। वो जानती थी कि अगर वो और आगे बढ़ी तो शायद हद पार हो जाए। अपने आकर्षक व्यवहार के बावजूद ये पहली बार था जब वो किसी मर्द के इतने करीब थी। उसने बेपरवाह होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसका शरीर विराट से सटा, उसका दिल हिरण की तरह धड़कने लगा। भानुमति विराट को अंदर ले आई, उसे धीरे से अपनी बगल की कुर्सी पर धकेल दिया और उसके सामने बैठ गई। विराट ने राहत की सांस ली जब वो उसके नाजुक शरीर से अलग हुआ। इस जादूगरनी ने उस पर बहुत दबाव डाला था। अध्यक्ष भानुमति यहां क्यों है? विराट ने उत्सुकता से पूछा। उसकी और भानुमति की कल ही औपचारिक मुलाकात हुई थी। उनके बीच कोई खास करीबी रिश्ता नहीं था। ये औरत शायद उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। क्यों, मेरा स्वागत नहीं है? भानुमति ने अपने नरम हाथ से अपना गाल सहलाया। उसकी पतली नम आंखें विराट पर टिकी थीं और वो धीरे से हंसी। मेरी हिम्मत नहीं, विराट ने मजाक भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भानुमति को फिर से उकसाए। उसे लगा कि वो इस मोहक चाल को झेल नहीं पाएगा। हथौड़े की आवाज के साथ नीलामी शुरू हुई। एक सुंदर औरत मंच पर आई, कुछ छोटी मोटी बातें की और बोली शुरू कर दी। विराट का इस तरह की नीलामी में पहला मौका था। उसने देखा कि कैसे किसी चीज की कीमत प्रतियोगिता की वजह से बढ़ सकती थी। एक आम चीज भी अपनी असली कीमत से 5 या 6 गुना ज्यादा में बिक सकती थी। लेकिन नीलामी में विराट ने कई दुर्लभ और कीमती चीजें देखीं जो वो आम तौर पर नहीं देख पाता था। कई लोग जिनके पास कीमती चीजें होती थीं, वो भी आम दिनों में उन्हें आसानी से नहीं बेचते थे। वो ऐसी नीलामी का इंतजार करते थे। नीलामी घर इन नीलामियों में सिर्फ बिचौलिए का काम करती थी। जो लोग अपनी चीजें नीलाम करना चाहते थे, वो उन्हें नीलामी घर के नीलामी घर में जमा करते थे। नीलामी घर चीजें बेचता और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी मालिक को दे देता था। अगली चीज जो नीलाम होगी वो सबके लिए दिलचस्प होगी। नीलामी मेज पर बैठी सुंदर औरत अचानक हंस पड़ी। उसने अपने नरम हाथ से एक नौकर को बुलाया। एक नौकर एक थाल लिए मंच पर आया। ये एक दूसरा लेवल का आध्यात्मिक ताबीज है। सुंदर औरत ने धीरे से थाल से एक ताबीज उठाया। उसकी आवाज सुनकर नीलामी कक्ष में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल वहां शोर मच गया। त्यानवू महाद्वीप पर सबसे ज्यादा मांग ताबीजों और ताबीज गुरुओं द्वारा बनाए गए सामानों की थी। नीलाम हो रही चीजों ने तुरंत वहां मौजूद कई ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया। हालांकि पिछली नीलामियों में कुछ कीमती चीजें थीं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञों का ध्यान खींच पाई थीं। लेकिन दूसरा लेवल का आध्यात्मिक ताबीज वो चीज थी जिसे ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञ भी चाहते थे। इस ताबीज को फ्लैश पलायन ताबीज कहते हैं। ये ऊर्जा क्षेत्र के योद्धा को 1 मील के दायरे में कहीं भी तुरंत पहुंचा देता है। उसकी साफ आवाज पूरे हॉल में गूंजी।
ये शब्द सुनते ही हॉल में मौजूद कई ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञ अचानक उछल पड़े। एक ऊर्जा क्षेत्र योद्धा को 1 मील के दायरे में कहीं भी तुरंत पहुंचाना, ये वाकई कमाल की चीज थी। एक जान बचाने वाला हथियार। 1 मील दूर तुरंत पहुंचना एक ऊर्जा क्षेत्र योद्धा को जानलेवा खतरे से बचाने के लिए काफी था। हाँ, इस ताबीज की शुरुआती कीमत 5000 प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। प्लीज अपनी बोली लगाएं, सुंदर औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर हॉल में घूम रही थी और आखिरकार 4 बड़े परिवारों के निजी कमरों पर टिक गई। वो जानती थी कि इस दुर्लभ ताबीज के लिए मुख्य दावेदार 4 बड़े परिवार ही थे। 5005। जैसे ही सुंदर औरत ने अपनी बात खत्म की, कोई बोली लगाने दौड़ा। 6000। कीमत बढ़ती रही और पलक झपकते वो 10,000 के ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। 13,000। अचानक एक तेज आवाज गूंजी जिसने कीमत 3,000 और बढ़ा दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और बोली का शोर अचानक थम गया। सबने उस निजी कमरे की ओर देखा जहां से बोली आई थी। ये बोली 4 बड़े परिवारों में से एक ने लगाई थी। नीलामी के इस मोड़ पर 4 बड़े परिवारों ने आखिरकार बोली शुरू कर दी। 15,000। एक और आवाज गूंजी। हालांकि ये मेघकेतु परिवार जितनी तेज नहीं थी, फिर भी इसने कीमत 2,000 और बढ़ा दी। बोली लगाने का ये तरीका देखकर सबको बिना हिचक के पता चल गया कि ये 4 बड़े परिवारों में से एक था। 4 बड़े परिवारों के आगे आने के बाद बाकी सबने तुरंत प्रतियोगिता छोड़ दी। अपने सिक्के के साथ वो 4 बड़े परिवारों से आगे निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। विराट ताबीज को देखते ही हैरान रह गया। ये वही पलायन ताबीज नहीं था जो उसने नीलामी घर को बेचा था। जैसे जैसे पलायन ताबीज की कीमत बढ़ती गई, विराट का चेहरा काला पड़ गया। धिक्कार है, नीलामी घर वाकई बेरहम थी जिसने सिर्फ 5,000 स्पिरिट स्टोन दिए थे। क्या तुम हमें नीलामी घर को बेरहम कह रहा है? वो नरम कोमल आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी, जैसे वो विराट के विचार पढ़ रही हो। नहीं नहीं नहीं, हमने सिक्के के बदले सामान लिया। चूंकि हमने इसे तुम्हें पहले ही बेच दिया, नीलामी घर, तो तुम इससे कितना कमा सकते हो, ये पूरी तरह तुम पर है। मैं इतना लालची कैसे हो सकता हूं? विराट ने जल्दी से कहा। तुम छोटे से शरारती हो। भानुमति ने अपनी नरम उंगलियों से प्यार से विराट का माथा दबाया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हमारी नीलामी घर इतनी लालची नहीं है कि आपके थोड़े से सिक्के भी हड़प लें। नीलामी की कीमत चाहे जो भी हो, कल हमने जो रकम आपको दी थी और हमारे नीलामी घर का कमीशन काटकर हम आपको 1-1 पैसा ईमानदारी से लौटा देंगे। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।